प्लीज आवाज ठीक है वहां से ये पेज नंबर 156 नहीं कर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें सर। पेज 156 क्या रिक्वायर्ड है? करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ऊपर जरा देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है। क्वेश्चन करवाना सर बस, अभी काफी हो गया। करेक्टेड का मतलब होगा कि अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई गलती है तो ठीक करके बनाना। तो फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 December 2019 of Naltar establishment is under review। देखें जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट्स में क्या लिखा हुआ? देख एसेट्स क्या होता है? नेट का मतलब क्या होता है? WDV है यार। करंट एसेट्स में क्या क्या नजर आ रहा है? ये गलती तो सीधी नजर आ गई आपको। ड्राइंग्स कहाँ लिखी हुई? हालांकि इसे कहाँ होना चाहिए? ढूंढे जरा, ढूंढे, इधर ही ढूंढे। इक्विटी में कहाँ होना चाहिए? प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए। ऑपोजिट साइड देखो। ये बड़ा पेज नंबर प्लीज 156 है। ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ और नेट प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ। ड्राइंग शायद यहाँ से लेस होनी चाहिए। देन करंट लायबिलिटीज पढ़ो। ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, अदर पेबल्स आ रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट कहाँ आना चाहिए? सस्पेंस अकाउंट तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट वाली गलती भी कोई है तो सस्पेंस अकाउंट को ठीक हो जाना चाहिए। किसी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेशन कि कोई डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड आ रही है, ये भी कहाँ होनी चाहिए? ये तो प्रॉफिट लॉस के अंदर कहाँ होनी चाहिए? परचेजेस में से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। तो तीन गलतियां तो ऑब्वियसली जरा सर्कल लगा लगा। The following matters are identified। नंबर 1, अब रिक्वायरमेंट एक नजर देखें। बनाना क्या हमने अब, लेकिन जहां जहां गलतियां होंगी वो हमें फिर गलतियों की एडजस्टमेंट नोट करनी पड़ेगी और बाद में फिर हम एडजस्टमेंट्स को देख के अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 अब गलतियों के एंगल से पढ़ेगा। ये पॉइंट 1 काफी कल भी डिस्कस हुआ है, जरा खुद से पढ़ के बताएं इसकी क्या एडजस्टमेंट करेंगे। ये बड़ा पेज नंबर काइंडली 156 है। इसको जरा ढूंढेंगे कहाँ कहाँ ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। कल वाला क्वेश्चन ढूंढे पेज 150 का, उसका पॉइंट नंबर 4 पढ़े। सही बताइएगा, पॉइंट नंबर 4 काफी बात होगी, अगर रिपीट हो रही कोई चीज फिर गलत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में क्या सही है क्या गलत है? गुड्स आ गई हैं, फिजिकल स्टॉक में शामिल होना सही है। परचेज अगले साल रिकॉर्ड होना
गलत था, हमने क्या किया होगा, हमने क्या किया होगा, परचेजेस डेबिट और क्रेडिट्स क्रेडिट किए होंगे। पेज नंबर 147 पे, पेज 147 का पॉइंट 1 पढ़े। यहाँ क्या सही था क्या गलत था, पढ़े पढ़े पढ़ के बताएं भाईजान। 147.1 क्या सही था क्या गलत था। स्टॉक में शामिल ना होना सही था और परचेज रिकॉर्ड होना गलत था। कैसे ठीक किया होगा आप लोगों ने, क्रेडिट और डेबिट, परचेज क्रेडिट। यहाँ गुड्स आई हैं ईयर एंड के बाद, वापस रुके 150 पेज पे, वहां चीजें आई हैं ईयर एंड पे या ईयर एंड से पहले, ईयर एंड में आ गई हैं। अब कंक्लूड करने का 156 पेज पे क्या मसला हुआ यहाँ, चीजें आ गई हैं लेकिन रिकॉर्ड अगले साल हो रही हैं, तो अगले साल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, इसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए। पहला पेज छोड़ दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, नेक्स्ट पेज का प्लीज काइंडली। आज जो पॉइंट्स रिपीट होंगे वो आपने करवाने हैं, बीच में एक दो नई चीजें हैं वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जी डबल एंट्री बताएं। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ये परचेज डेबिट क्या होती है, अमाउंट बताइए। अच्छा डिसीजन लिए करें करनी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन का जो डाटा है वो थाउजेंड्स में ऊपर, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो हम वर्किंग करें शायद वो भी अब थाउजेंड्स में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरह के डिसीजन भी काइंडली लेने चाहिए खुद से, थाउजेंड्स में कर लें। क्या रीजन है, बाकी सारा डाटा थाउजेंड्स में है तो ऐसे हम टाइम वेस्ट करेंगे जीरो लगा लगा। ये पेज नंबर यार कोई फाइनल बता सकता है यार, जज़ाकल्लाह यार। बहरहाल गेम अभी ऑन है, अभी तो एक दफा हुआ। जी नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2 जो है ये भी कल आ चुका है, ढूंढने रिवाइज करें जरा, रजिस्टर में ढूंढने रिवाइज भी करें और पॉइंट पेज नंबर 150 का पॉइंट नंबर 5 भी ढूंढें। यस नहीं साहब, स्टॉक में तो पहले ही शामिल है यार। स्टॉक में तो पहले इंक्लूड हो गया था, तो अगर स्टॉक में इंक्लूड हो गया है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, स्टॉक तो पहले ही कंसिडर हो चुका है। जी सर पेज नंबर 150 पॉइंट नंबर 5 में क्या पता चला, थर्ड पार्टी स्टॉक अगर हमारे स्टॉक में शामिल हो तो वो सही है या गलत, क्या गलती है उसमें, हमारा स्टॉक फिर ओवर स्टेट हो जाएगा। अपनी एडजस्टमेंट होने का फिर क्या एडजस्टमेंट फाइनल हुई थी, रजिस्टर 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 यार, रजिस्टर रजिस्टर नहीं, फिर क्या करना है समय क्या है, अब स्टॉक कम करना, तो स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट कम होगा क्या बढ़ के, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के, तो डबल एंट्री था। क्या कम होने से क्या बढ़ा, स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के प्रॉफिट, और स्टॉक एसेट भी है तो एसेट क्रेडिट हो जाए। इनके साथ ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 था इनके साथ पेज नंबर्स नोट करें जिधर जिधर गए हम। मसलन अगर ये क्वेश्चन करें तो काइंडली कभी भी जाए तो पिछली रिवाइज होना चाहिए। पॉइंट 1 में कहाँ गए, पेज 147 पे भी गए, पेज नंबर 147.1 पे गए, और पेज नंबर 150 के पॉइंट नंबर 4 पे गए। जरा देख के फाइनल करूंगा, नहीं ये पॉइंट वन में मेरा 4 में था शायद, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये फिर 5 है शायद। All clear है प्लीज। पॉइंट 147 पेज 147 सॉरी एंड पेज 150 पॉइंट नंबर 4 ऑफ पॉइंट 1, पॉइंट 1 के लिए वो है, और पॉइंट नंबर 2 के लिए जो भी कर रहे थे हम,
इसमें पेज 150 पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, नंबर 3 आपने बताना है और आपने करवाना है। इसकी को ट्रांसलेशन करें, आराम से टाइम लिया करें, एकदम जज्बाती होकर गलत हो जाता है, रिलैक्स है। कोई मसला है? क्या मसला है? बताएंगे क्या होने की बजाय क्या हो? हाँ जी, ये मेरे बच्चे वर्ड्स हैं, तो आप भी ट्राई करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है तो क्या टोटल अमाउंट पे सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी या डिस्काउंट लेस करके रिकॉर्ड? तो इशू ये सही वर्ड से बोले गए, ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया, हालांकि नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होना। क्या मतलब ग्रॉस, क्या मतलब नेट? डिस्काउंट के बाद लेस होना चाहिए। तो एंट्री हुई क्या है? एंट्री होगी बस। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट पर रिकॉर्डेड, क्या एंट्री हुई होगी? एट डेबिट सेल क्रेडिट, कितने से एंट्री हुई होगी? कितने से ये ज्यादा हो गई है? अब इस एंगल से देखें, एंट्री तो हुई भी है 64 लाख रुपए से, लेकिन ये एंट्री कितने रुपए से ज्यादा है? 6400 इंटू 10%, 640 से ये ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। ये 90% अमाउंट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नेट पे ट्रेड डिस्काउंट को सेल से लेस करके लिखना चाहिए था, लेकिन एक ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड हो गई है। तो क्या एंट्री करूंगा? सेल्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स क्रेडिट? ये तो उलट एंट्री हो रही है। उलट क्यों कर रहे हैं? ज्यादा से रिकॉर्ड हो गई है। कितने से रिकॉर्ड हो गई है? 6400 से, हालांकि 10% कम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो एरर क्या है? सेल ओवरस्टेट हो गई। तो 640 से सेल को रिवर्स कर देना जी, सेल डेबिट डेटर्स क्रेडिट। तो पॉइंट इज के जो भी पॉइंट लाइन नजर आए उसे पढ़ के उसे ट्रांसलेट किया जा सके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या फाइनली मैं कह सकता हूँ क्रेडिट सेल 10% ज्यादा भी रिकॉर्ड हो गई? तो बस यही हुआ। ट्रेड डिस्काउंट में से होती है नेगोशिएशन पे तो डिस्काउंट देते हैं। जब कोई आता है चीजें खरीदने या चीजें बेचने, जब हम बेचते हैं, लोग आते हैं, हम खरीदने जाते हैं, हम डिस्काउंट लेते हैं। तो नेगोशिएशन पे जो डिस्काउंट मिलती है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेगोशिएशन क्या होती है? बार्गेनिंग पे बार्गेनिंग होती है। जब भी कोई चीज हम लेने जाते हैं तो एक अमाउंट दुकानदार बताता है, एक हम बताते हैं, और फिर मिलजुल के एक फाइनल अमाउंट सेट होती है। तो वो उससे नेगोशिएटेड प्राइस होती है। वो क्या बेचारा बताता है, हम क्या बताते हैं, और हम भी खुश और वो भी खुश। फाइनली वो जानबूझ के हमें देख के ज्यादा बताता है, उसे पता होता है इसने कम तो करवाना ही है। हम भी फाइनली खुश हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 के लिए जरा जगह रखते हैं, मैंने जरा डिटेल में डिस्कस करना। पहले मेरी जरा ख्वाहिश है कि जो पॉइंट्स आप इंडिविजुअली कर सकते हैं वो कर लेना। पॉइंट नंबर 4 को एक सेकंड 5-6 लाइनें छोड़ के ना इसके लिए वर्किंग्स में, ये पॉइंट नंबर 5 पढ़े और ये करवाएं। पॉइंट नंबर 4 में असल में फिर पीआरसी आ रहा है, तो पीआरसी को जरा फाइनल कर ही लें। पॉइंट 5 आपने करना कोई काम, यहीं बैठ के कर लें, बोले अगर कोई काम करना। हाँ, ये पॉइंट नंबर 5 का लास्ट सेंटेंस पढ़ने से पहले, यस लास्ट सेंटेंस आपने देख लिया होगा। ये चेक मिला है या दिया है? वो इशू किया है, कस्टमर ने इशू किया। किस चीज का चेक है? एडवांस चेक है। चेक ऑफ 5 लाख इशूड बाय कस्टमर एज एन एडवांस। हमें ये चेक मिला है या हमने दिया है? इसी क्या एंट्री बनती है? पहले एंट्री तो बताएं। हाँ जी, बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट अनअर्न्ड इनकम है ये, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम है। अब ये डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? नहीं, चेक मिलता है फिर क्या करते हैं? चेक मिलता है तो हम बैंक में जमा करवाते हैं, फिर बैंक वाले चेक करते हैं कि क्या उतने पैसे हैं भी उसके अकाउंट में जिसने चेक दिया है।
तो अगर उसके अकाउंट में चेक ना, उसके अकाउंट में पैसे ना हो जिसने चेक इशू किए, तो फिर वो चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर का मतलब फिर पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। आ जाएगा याद? अब चेक हमें मिला तो हमने क्या एंट्री की होगी? बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। और लेकिन जब ये चेक डिसऑनर हुआ और चेक रिटर्न हो गया तो अब हमें उलट एंट्री करनी पड़ेगी। नहीं मतलब अब एंड में पढ़ने जरा, कौन सी एंट्री नहीं हुई? सारी नहीं हुई या रिटर्न वाली नहीं हुई? तो रिटर्न वाली एंट्री फिर क्या होनी चाहिए? उलट हो जाएगी। तो एंट्री होनी चाहिए थी, जब चेक मिला तो एंट्री हुई होगी बैंक डेबिट एडवांस क्रेडिट। अगर फॉर एग्जांपल चेक क्लियर हो जाता बात खत्म हो जानी थी, लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो गया तो फिर उलट एंट्री हो जाएगी। एक और भी आप एंट्री शायद सुनते रहे होंगे, अगर कोई कस्टमर से चेक मिले सेल के बाद, फिर एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। ये भी तो होता, नॉर्मली ये भी होता था, लेकिन अगर ये चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर आप डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट एंट्री करते हैं। तो यहाँ बस फर्क सिर्फ ये है कि पैसे एडवांस में मिले हैं। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एडवांस? नहीं 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 नहीं, डबल एंट्री ऑफ एडवांस बैंक डेबिट एडवांस क्रेडिट। अगर डिसऑनर हो गया तो फिर उलट एंट्री होगी। तो हमने कौन सी एंट्री करनी? रिवर्स वाली करनी, जो डिसऑनर की एंट्री वो रहती है। तो फाइनली हमारी क्या एंट्री होगी? एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट। बीआरएस इन्वॉल्व है इसमें। बीआरएस में मेरा सिलेबस में नहीं है। चेक डिसऑनर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो? जितनी बातें पिछली आई हैं उतनी बातें याद आनी चाहिए। ये आगे चलो, पॉइंट नंबर 4 अभी मैंने छोड़ा, उसमें बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन की और बहस है, तो वो करते हैं। पॉइंट नंबर 6 होना चाहिए। ये इस तरह का पॉइंट मेरा ख्याल है आपको याद आ जाएगा। अकाउंटेंट बन के इसकी ट्रांसलेशन शुरू करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड का मतलब, शामिल का मतलब, ऐड का मतलब, डेबिट, खर्चों में डेबिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या डेबिट है? इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब, इंश्योरेंस के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे खर्चों में शामिल। इंश्योरेंस पे की जाती है ना पहले, वो तो फिर अगर नुकसान होता है तो फिर क्लेम मिलता है। तो ये इंश्योरेंस के पैसे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को गए होंगे। कितने शामिल हैं किस में? 9 लाख इंश्योरेंस के पैसे शामिल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जो इस साल पे कर दिए गए, पेड ड्यूरिंग द ईयर। उसमें से 2 लाख तो क्या है? ओनर के घर की इंश्योरेंस लग रही है, ऐसी ओनर्स रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, उसके रहने की जगह की इंश्योरेंस ओनर की लग रही है। तो ये जो 2 लाख है ये तो शायद हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। इसका तो क्या होना चाहिए? कहां से निकाल के कहां लेके जाना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकाल के ड्राइंग्स में लेके जाना चाहिए। ये तो बिजनेस का खर्चा ही नहीं। लेकिन अगला सेंटेंस, पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30th जून 2020। नीचे ईयर एंड में है जरा, हमारे बिजनेस का ईयर एंड इस वक्त क्या है? 9 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, 2 लाख तो वैसे ही हमारे बिजनेस से का खर्चा नहीं हो तो वैसे निकल जाएगा। अब जो 7 लाख है उसको जहन में रख के बताएं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है स्लैश लाइन की। दिस पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30 जून 2020। पता है आपको? यार पता है, कोशिश करें जरा। ये पॉलिसी कब तक वैलिड है? क्या मतलब इसका? वैलिड का मतलब क्या? ये पॉलिसी कब तक चलेगी? 30 जून तक चलेगी, वैलिड है, वहां तक वैलिड है। तो कितने महीने इसके और भी हैं हमारे साल के बाद? तो क्या ये सारा खर्चा हमारे साल का? इसमें से जो आधा खर्चा है वो अगले साल का खर्चा। ये आधा साल मुझे कैसे पता चला?
इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं सालाना होती हैं, सालाना इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। तो अगर ये 30 जून का वैलिड है, 30 जून 2020 तक वैलिड है, तो इसलिए फिर इंश्योरेंस पॉलिसी कब से कब तक की होगी, ये डेट लिखे अंदर था, फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020। तो 9 लाख में से 2 लाख का तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में से निकाल के ड्राइंग्स में ले देंगे। बाकी जो 7 लाख है वो आधा खर्चा हमारे साल का है, आधा खर्चा अगले साल का है। लेकिन क्या सारा पे इसी साल हुआ है? सही को नाम बताएं, आधा जो खर्चा रिमेनिंग है वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। प्रीपेड, ये पैसे दिए हुए, एडवांस में दिए हुए, सारे एडवांस में। अब आधा खर्चा हो गया है, अगले जो 6 महीने उनके पैसे एडवांस में है, तो उन पैसों का क्या करना चाहिए, कहां से निकाल के कहां लेके जाना चाहिए। मतलब फिलहाल 9 लाख रुपए खर्चों में शामिल है, 2 लाख तो उसमें से निकाल लेंगे और ड्राइंग्स में चला जाएगा। बाकी जो 7 लाख रह जाएगा उसमें से जो हाफ बनता है वो हाफ एक्सपेंसेस से निकाल के और प्रीपेड एसेट बना ले। ये ड्राइंग्स को खर्चे से निकालना, ड्राइंग डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। ये वर्ड समझ आते हैं मेरे जो मैं बोले, ड्राइंग्स को खर्चों से निकालना। तो इसका जवाब तो ये हो सकता है माइनस करना, ये इसका कोई जवाब नहीं, ये डॉक्टर भी कह सकता है। अकाउंटेंट क्या कहेगा, कैसे निकालना, खर्चा क्रेडिट करें और ड्राइंग्स को डेबिट करके बढ़ा दें। दूसरी बात बताएं, दूसरा क्या करना, 9 लाख में से लाख निकल गया, 7 लाख का क्या करूं, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 12 इंटू 6 कर लो, फिर डिवाइड बाय 2, आधा आधा ही होना। 12 महीनों को 6 महीनों में कन्वर्ट कर लो। लेकिन मैं ये कौन से 6 महीने कर रहा हूँ, अगले 6 कर रहा हूँ, 350 हो जाएगा। 350 को कहां से निकाल के कहां लेके जाऊं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से क्यों निकाली जा रहे हैं, क्योंकि उसमें शामिल है, कितना खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रहना चाहिए, वो रह जाएगा, हम कितना निकाल लेंगे और एंट्री क्या बन जाएगी पूरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। क्या बढ़ा के क्या कर रहे हैं, एसेट बढ़ा के एक्सपेंस कम करके एसेट बढ़ा रहे हैं, या एसेट बढ़ा के एक्सपेंस कम। ये कंपाउंड का नहीं बढ़ा, कंपाउंड का फाइनली कंपाउंड एंट्री हो सकती है। लेकिन दोबारा के लिए एंट्री सामने रखे, ट्रांसलेट करें किस में क्या शामिल था और क्या क्या मसला था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पर्सनल खर्चे शामिल थे, तो वो तो वैसे ही हमने निकाल दी। लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी रिमेनिंग थी वो भी हाफ ईयर की अभी वैलिडिटी इसकी रहती है, देयरफॉर सारा खर्चा इसी साल में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, प्रीपेड को एसेट्स में होना चाहिए। फिलहाल दोनों चीजें कहाँ शामिल थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। नेक्स्ट वन भी होना चाहिए, नंबर 7 करें, जरा इंडिविजुअल एफर्ट करें। मेरा ख्याल है बहुत दफा ये बातें हो चुकी हैं, आइए सेट भी माशाल्लाह रोज रिवाइज करते हैं, जब टाइम मिलता है ये सेट खोल लेते हैं। कोई अकाउंटेंट बन के इसकी फाइनल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया, क्या एंट्री करके ठीक हो जाएगा। फिक्स एसेट डेबिट, कौन सा एसेट वैसे, प्लांट डेबिट, रिपेयर मेंटेनेंस क्रेडिट। ये एरर इसी साल हुआ, जी जी इसी साल रखा, प्लांट डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट कितने से, 2500 से यार, कम ऑन यार, कम ऑन।
अब नीचे जाए रिक्वायरमेंट ऊपर वाली लाइन ढूंढे, एक मसला और भी हल करें। कौन सा? डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गई होगी, वजह एसेट रिकॉर्ड ही नहीं था, तो क्या वो डिसीजन भी हमें लेना होगा? कैसे लें? 2500 इंटू 20% इंटू 6/12 कहाँ से आ गया? 1 जुलाई ईयर एंड है तो 30 जून है यार, पिछले सवाल में 30 जून था, लेकिन इस सवाल में ईयर एंड 31 दिसंबर। कहाँ से कहाँ तक गिना? जुलाई से दिसंबर, या जुलाई 19 से दिसंबर 19, 250 से डबल एंट्री से। एप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। मेथड तो रिड्यूसिंग है यार, मेथड तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये तो डब्ल्यूडीबी से रेट लगाता है, फर्स्ट ईयर है, रेट कॉस्ट से ही लगेगा। और क्वेश्चन कल मैंने दिए थे शुरू किए, जो कल एक सफा दिया, गुम तो नहीं गया? गुम तो नहीं गया सर? उसमें डेप्रिसिएशन रेट नहीं था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, कैसे निकाला है? निकला तो हुआ था आंसर में, हमने क्या करना था? फार्मूला क्या रिड्यूसिंग बैलेंस का? फिलहाल वापस आ जाए पॉइंट लास्ट में। कौन सा क्वेश्चन? वही यार, अभी मिल जाएगा इंशाल्लाह। यार ऑनलाइन सोर्स के साथ शेयर किया था, वो नहीं ऑनलाइन सोर्स के साथ वो शेयर किया था क्वेश्चन कल, जो बच्चों को ये जो पेज दिया था, ये ऑनलाइन सोर्स आपको मिला था कल पेज? लास्ट पॉइंट पढ़े जरा। मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे क्यों नहीं मिला? मैं आया नहीं था इसलिए नहीं, मैं ऑनलाइन भी नहीं था, मेरे इसलिए वहां भी नहीं मिला ना। करें सर पॉइंट नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 8। बड़े हो गए, कल ही ट्राई करेंगे। जी सही अमाउंट ऑफ सेल है कितनी? क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? कैसे पता चला? हाँ जी बिल्कुल सही हो गई, सेल्स बुक में तो एंट्री होनी चाहिए थी डेटर डेबिट सेल पे 1,67,000। मसला कहाँ हुआ? सेल की रिकॉर्डिंग में इशू बना है या ट्रेड रिसीवेबल्स की रिकॉर्डिंग में मसला बना? सस्पेंस अकाउंट बीच में कहां से आ गया? ट्रायल बैलेंस was balanced by taking the difference rule। इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? रिक्वायर्ड क्या थी? रिक्वायर्ड क्या थी? रिक्वायर्ड डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट या डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अमाउंट इज 167। ये इसकी रिक्वायर्ड के बाद पोस्टेड एंट्री लिखा है, ये इंडिविजुअली कंप्लीट करें, पोस्टेड भी लिखे, बाद में रेक्टिफाइंग भी करें, इंडिविजुअली कर लो। जी जैसे मैं कर लिया, इंडिविजुअली करना था बाकी को भी।
एंट्री की पोस्टिंग में मसला बना है रिसीवेबल्स पे, और ट्रेड रिसीवेबल्स में पोस्टिंग हुई है 671। ये ट्रांसपोजिशन एरर हुआ तो है, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, लेकिन दोनों तरफ नहीं हुई। अगर दोनों तरफ हो जाती फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आना था। अगर फॉर एग्जांपल सेल भी 671 से क्रेडिट हो जाती फिर ट्रांसपोजिशन एरर से, एरर तो वो था, ठीक तो होना था, लेकिन सस्पेंस अकाउंट नहीं बनना था। ये ट्रांसपोजिशन एरर सिर्फ किधर हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स में। सेल्स कितने से ही क्रेडिट हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो सही हुई होंगी, लेकिन अगर ये काम हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी तौर पे कितने से बन गया है, इस तरफ बना होगा, क्रेडिट साइड पे बना होगा 504। ये फाइनली बेटा इसको रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई इशू नहीं है, मेन चीज यही है कि रिक्वायर्ड और पोस्टेड एंट्री जहन में सही आ जाए। इधर पेन को देखिए, पेन एक मिनट, पेन ये कंप्लीट करेंगे रेक्टिफिकेशन। फाइनली रेक्टिफिकेशन नहीं, रिसीवेबल बेटा ठीक है, सॉरी रिसीवेबल में गलती है। हाँ जी, रिसीव सेल ठीक है, सॉरी सेल ठीक है, रिसीवेबल कितने से ज्यादा डेबिट होंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 504, और सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट होकर जीरो हो जाएगा, डेबिट होकर इस एंट्री की वजह से खत्म हो। ठीक हो गया, चलो पॉइंट नंबर 4 बीच में रह गया था, आ जाए उसको पूरा टाइम। एनी कंफ्यूजन जी, लास्ट पॉइंट ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करेंगे। अब आप पढ़ें जरा पॉइंट नंबर 4 इंडिविजुअली, मैं हो सकता है वैसे ही डर रहा हूँ आपसे। जी को ट्रांसलेशन कर दो, एक एक करके जरा अलग। हाँ जी, एक अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है, कहाँ पे, 2,94,000 रुपए का, 2,94,000 का बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट है, जिसे सस्पेंस अकाउंट में अकाउंट फॉर कर दिया गया है, वॉज अकाउंटेड फॉर, अकाउंटेड फॉर का मतलब रिकॉर्ड कर दिया गया है। इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पता ये चला फिर कि क्रेडिट जो हुआ था वो was a settlement of old outstanding balance। ये बात पुरानी है जो 2-3 दिन से हो रही है। ये पैसे इस वजह से बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुए थे कि पुराना आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेटल हुआ है, जिससे प्रीवियसली हमने राइट ऑफ कर दिया था। क्या राइट ऑफ के बाद पैसे एंट्री बताएं क्या होती है, कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन एक और चीज क्या पता चली है, अमाउंट वाज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस। यही नंबर 152 ना 149, पेज नंबर 149, उसका पहला पॉइंट जरा पढ़ें और अपने पास उसका आंसर ढूंढें। पहला पॉइंट ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस वाला है, इसको आराम से तसल्ली से रिवाइज करें, रजिस्टर साथ रखें और देखें क्या किया था। ट्रांसलेशन करेंगे 149, 2.5 लाख पिछले सालों में राइट ऑफ किया था, इस साल फिर
रिकवर हुआ, ऐसे ही हुआ, लेकिन रिकवर करते हुए 20% डिस्काउंट दे दी। एंट्री बताएं क्या की थी फिर आपने? यहाँ मेरे ख्याल एंट्री हुई नहीं हुई थी, सॉरी यहाँ गलत एक एंट्री हुई थी, उसको छोड़ें, आप बताएं सही एंट्री क्या होनी चाहिए? नहीं नहीं, सही एंट्री, आप रेक्टिफाइंग देख रहे हैं, सही एंट्री पूछिए, आप वो देख रहे हैं जो गलती ठीक हुई थी। रिलैक्स रहें, जरा पढ़ें, सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश डेबिट 2 लाख, कैश डेबिट 2 लाख होना चाहिए, यकीन मानो, पैसे आने जाने 2 लाख से डेबिट होना चाहिए, कैश बैंक जो भी चले, बैंक था, चेक था, नहीं नहीं वो मैं बताता हूँ क्या हो गई, क्या डेबिट होना चाहिए था? कैश डेटर कितने से क्रेडिट हो गया था, वो गलत था, उसको छोड़ना, वो कर लेते हैं बात। होना क्या चाहिए था? कैश डेबिट 2 लाख, बैड डेट्स क्रेडिट 2.5 लाख, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50,000। हमने डेटर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि उसने डेटर को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो वो तुमने गलती ठीक की है, वरना अगर बैड डेट्स रिकवर हुए तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, हाँ बीच में एक डिस्काउंट भी इन्वॉल्व थी, दोबारा देख लें, कैश कितने से डेबिट? 2 लाख से, डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट? 50,000 से, और बैड डेट्स क्रेडिट होने चाहिए। हाँ उसने जो किया था फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया था, उसने बैड डेट्स को क्रेडिट करने की बजाय डेटर्स को क्रेडिट कर दिया था, तो वो हमने ठीक करके सही कर लिया। मैं पूछ रहा हूँ एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, बीच में डिस्काउंट आ गई। अब ये एंट्री जरा जेन में जो होनी चाहिए थी रखते वापस आए, यहाँ एंट्री होनी क्या चाहिए पहले ये फैसला करते हैं। पैसे आए गए हैं, पैसे आए हैं गए हैं, लेकिन कहाँ आए हैं? बैंक में आए हैं, तो एंट्री बनाना शुरू करना। बैंक डेबिट कितने से? 294, बैंक डेबिट 294, बैंक डेबिट 294, बैंक डेबिट 294। अब आखिरी जुमला पढ़े, आखिरी सेंटेंस, क्या ये पैसे 2% बैंक चार्जेस नेट होके आए हैं? तो आए तो लेकिन 294 आए तो 294 है, लेकिन क्या ये 294 आफ्टर 2% बैंक चार्जेस है? जिस तरह उधर 20% डिस्काउंट है, तो पैसे तो 294 आए। अब कैलकुलेटर उठाए, 294 डिवाइडेड बाय 98 कहां से बीच में आ गया? 2% नेट होके आए, तो डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लें, 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आने थे 3 लाख, मेरे आए कितने हैं? 294, 6,000 बीच में क्या है? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस वर्ड बदल रहे हैं, डिस्काउंट नहीं, बैंक चार्जेस। पेज नंबर 159 देखें जरा, वो बैंक अगर पूरे आ गए हैं तो फिर बैंक चार्जेस कहां से नेट हो गए? बैंक ने काट ली, नेट दिए बैंक ने यार, इसका मतलब पीआरसी वाकई एग्जाम और नेट करके बैंक चार्जेस दिए। द अमाउंट वाज नेट ऑफ 294 इज नेट ऑफ, यार मिला ही नेट है, उसने कितना काट लिया है, नेट ऑफ अमाउंट है यार। पेज नंबर 159 पे आए, पॉइंट नंबर 5 देखें, पॉइंट नंबर 5, चेक ऑफ रुपीज 1,92,000 was received after a discount of, ये कितने परसेंट पैसे थे? 96 क्यों? आफ्टर, वापस आए, वहां तो आफ्टर नहीं कह रहा, क्या नेट ऑफ का मतलब आफ्टर ही है सर? किसका नेट हुआ है? बैंक चार्जेस का नेट हुआ, बैंक चार्जेस नेट हुआ है। तो अगर 4% डिस्काउंट के बाद अमाउंट थी तो वो 96% थी, अगर 2% बैंक चार्जेस के बाद अमाउंट है तो 98% ही है। तो कितने पैसे बैंक में है पहले ये भी फैसला करें सीधे, 294 आया है या 3 लाख आया? 3 लाख आया, डिसाइड करें यार, सवाल में से बताना, क्या ये नेट आया? ये कहाँ लिखा हुआ? वो तो नीचे लिखा हुआ। ये पॉइंट, ये पैसे कितने कम आए हैं? एक ये भी हो सकता था पैसे पूरे बैंक ने काट लिया, लेकिन बैंक में ये जो पैसे फाइनली अपीयर हो रहे हैं ये नेट अपीयर हो रहे हैं, तो एंट्री बनाइए, बैंक डेबिट 294, बैंक चार्जेस डेबिट
6,000 और डेटर क्रेडिट क्यों रिटर्न ऑफ होने के बाद आए तो बैड डेट्स क्रेडिट सील है, ये होना चाहिए। हाँ दोबारा रिपीट कर, सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, बैंक डेबिट कितने से, बैंक चार्जेस डेबिट, ये बैंक चार्जेस क्यों डेबिट, तो ये तो इनकम है, बैंक ही है हमारा एक्सपेंस है। और बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स खत्म हो गए, पैसे मिल गए हैं लेकिन मिलते 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 बैंक चार्जेस वाला खर्चा बढ़ गया। लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं बार बार, पॉइंट नंबर 4 के फर्स्ट वर्ड से दोबारा है, वो कहता है अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, तो ये तो बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट क्रेडिट हुई है, हम डेबिट करी जा रहे हैं, हम डेबिट बोली जा रहे हैं। एक वर्ड जरा बैंक स्टेटमेंट अंडरलाइन कीजिएगा। और अनफॉर्चुनेट नहीं जाना जहां एग्जाम्पशन है, बैंक स्टेटमेंट सर जी किसे कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट उस लेजर को कहते हैं, एक सेंटेंस लिख के नाम रखा लगे पेज के नीचे जगह, वैसे वर्ड आई होप के कम से कम याद जरूर आया होगा यार। बैंक स्टेटमेंट कहाँ पढ़ा आपने, नहीं चैप्टर नंबर ना बताओ यार, खुद आगे टॉपिक का नाम ही बताते हुए यार, चैप्टर नंबर आपने इसलिए बताया क्योंकि आपको यकीन है चैप्टर नंबर मुझे पता नहीं, और मैं वाकई मुझे नहीं पता इसलिए हो सकता है आपने मेरे साथ वो मजाक ना किया, वैसे हो सकता है। यानी कि टॉपिक का नाम मुश्किल है, चैप्टर का नंबर आसान है। बैंक स्टेटमेंट किससे मैच होनी चाहिए, कैश बुक से, कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट, और अगर मैच ना हो तो फिर बीएस बनती है। असल में हम बैंक का जब लेजर बनाते हैं तो हमारे लेजर का नाम होता है बैंक अकाउंट, बैंक लेजर। बैंक जब अपने कस्टमर के लेजर बनाता है तो फिर उसे वो बैंक स्टेटमेंट कहता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का शायद वो बैंक में अकाउंट हो, या पैसे आपके अकाउंट में कभी कभी ट्रांसफर होते हैं, डैडी भेजते हैं पैसे, तो आपको होपफुली मैसेज एक आता होगा कि आपके अकाउंट में पैसे डेबिट हुए हैं, तो आप खुश होते हैं जब वो क्रेडिट करता है, तो पैसे कम हो जाते हैं। वो अपना बताता है, वो असल में ये बताता है कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारी आपकी तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई। आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो आपका रिसीवेबल बढ़ा है। तो बैंक अपने मुताबिक बताता है कि क्रेडिट हुआ है, तो बैंक का क्रेडिट मतलब उनकी लाइबिलिटी बढ़ी गई और हमारा एसेट बढ़ा। आप जब बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो फिर भी आपको एक मैसेज आता होगा, हालांकि आपका तो अकाउंट क्रेडिट हुआ है लेकिन हमारा एसेट क्रेडिट हुआ है, उनकी लाइबिलिटी कम हुई, उनकी लाइबिलिटी कम हुई डेबिट हुई है, हमारा एसेट कम हुआ है तो क्रेडिट हुआ है। तो वो जो बताता है क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ है वो अपने एंगल से, लाइबिलिटी के एंगल से बताता है। तो वहां का क्रेडिट का मतलब उनकी लाइबिलिटी बढ़ी है, आपके पैसे उनके पास है, उन्होंने देने हैं, उनकी लाइबिलिटी है, और जब वो दे देते हैं तो उनकी लाइबिलिटी डेबिट होकर कम है। तो बैंक का क्रेडिट मीन्स हमारे पैसे डेबिट हुए हैं, हमारे लिए डेबिट हुए, हम कहेंगे हमारे डेबिट हुए, हमारा एसेट बढ़ा है। और बैंक अगर डेबिट कहेगा तो उनकी लाइबिलिटी कम हुई है और हमारा एसेट क्रेडिट है। तो बैंक स्टेटमेंट किसे कहते हैं, लेजर नहीं, लेजर ऑफ कस्टमर प्रिपेयर्ड बाय। क्या बैंक्स भी रिकॉर्ड रखते होंगे, और रहने दें, क्या फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है सर। क्या आपके पैसे किसी गलती से किसी और अकाउंट में तो नहीं चले जाने चाहिए, उसको रिकॉर्ड रखना है, वाइस वर्सा तो हम सोच ही नहीं सकते। लेजर ऑफ कस्टमर प्रिपेयर्ड बाय बैंक, जी नहीं, खुदा ना खासा किसी के पैसे अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो आपने तो सब कुछ छोड़ के सीधा बैंक पहुंच जाना, भाईजान ये क्या निकालें, मैं मर गया, खुदा ना खासा मैं कहां से जवाब दूंगा, फटाफट मैं सारे काम छोड़ के, हम जल्दी करें। आपको शरीफ आदमी, मेरे जैसे आ जाएंगे तो चुप कर देंगे, लेकिन फिर मेरे जैसा वो भी होगा कि कभी गलती से इधर डेबिट हो गए तो मैं फिर किस मुंह से जाऊंगा, फिर वो भी कह देंगे भाईजान वो तो आंदे नहीं, तुम कह रहे थे। तो बैंक को क्या हर कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए सर, तो बैंक अपने हर कस्टमर के लिए एक लेजर बनाता है, वो अपने उस लेजर को क्या कहता है, बैंक स्टेटमेंट। क्या उसके लेजर का बैलेंस
हमारे लेजर के बैलेंस से मैच होना चाहिए, लेकिन अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा डेबिट बैलेंस होना चाहिए, और अगर उधर डेबिट बैलेंस है लेकिन अगर ये बैलेंसेस मैच ना हो रहे हो तो फिर आप बीआरएस बनाते थे, फिर आप बीआरएस का पेज बनाते थे और उसमें लिखते थे कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बैलेंसेस आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ये सारा सेंटेंस जो हमने पढ़ा ये बैंक स्टेटमेंट के एंगल से क्रेडिट कह रहा है। तो हम बैंक स्टेटमेंट में अगर क्रेडिट हुआ था तो आपने सही एंट्री बोली, बैंक हमारा डेबिट होना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं सर, ये तो बस इतनी सी बात थी, आप ऐसे परेशान हो, मेरी बात तो समझ आ गई ना। असल वो एग्जाम्पशन है ना आप लोगों को। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपका ना पीएससी पास है, वो चैप्टर वैसे क्लोज हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में चीजें आ रही हैं, तो मैं वो जो नहीं चीजें आपने पढ़ी हुई वो बता रहा हूँ जी। इसके बाद सेंटेंस पढ़ के बताएं, फाइनली व्हाट इज द डबल एंट्री दैट शुड हैव बीन मेड। कंसंट्रेट भाईजान। बैंक डेबिट कितने से, बैंक चार्जेस कितने से, और बैड डेट्स कितने से। अब आप ये पढ़ें हुआ क्या, कंसंट्रेट फुल कुछ हुआ भी है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल ट्रांसलेशन आप लोग करते हैं, थोड़ी सी अकाउंटिंग वाली ट्रांसलेशन करते हैं। क्या कुछ हुआ भी है। मेरा तो ख्याल है कुछ भी नहीं हुआ होगा, इसलिए सस्पेंस अकाउंट आया। ये मेरा सेंटेंस किसी ने दोबारा जरा बोले, मैंने क्या कहा। मेरा तो ख्याल है, नहीं सेंटेंस मेरा रिपीट करें, मैंने क्या कहा। मेरा तो ख्याल है कुछ भी नहीं हुआ होगा इसलिए सस्पेंस अकाउंट आया। तो मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगर कुछ भी ना हुआ हो तो सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं आया। अगर एरर ऑफ ओमिशन हुआ है, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं हो सकता। हाँ गलती है, उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट आया है तो फिर कुछ ना कुछ हुआ है। अब आपने वो ढूंढे कुछ ना कुछ हुआ क्या है। नहीं पहले ये क्लियर करना, सस्पेंस अकाउंट अगर आया है तो नंबर 1 कुछ ना कुछ हुआ है, और नंबर 2 जो भी हुआ है वो डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन हुई है। अब हुआ क्या है और वो कैसे वायलेशन हुई है, लेट्स ट्राई। नजर आ रहा है ट्रांसलेशन अगर सही होगी तो हो जाए ना ऐसा। क्या जो पैसे आए हैं उनको सस्पेंस अकाउंट में लिख लिया गया है। ट्रांसलेशन तो ये बनेगी, क्या जो पैसे आए हैं उनको सस्पेंस अकाउंट में लिख लिया गया है। क्या हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्या पैसे आए हैं तो बैंक डेबिट, बैंक डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। अगर हो जाता तो सस्पेंस अकाउंट तो नहीं आना था। अगर कुछ भी ना होता सस्पेंस अकाउंट नहीं आना था। क्या कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ है। बैंक डेबिट हुए लग रहे हैं, बैंक डेबिट हुआ लग रहा है, लेकिन उसे सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया। असल में सस्पेंस अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिर्फ बैंक अकाउंट बैंक डेबिट किया हो तो क्या सस्पेंस खुद ही अपीयर हो जाना। तो वो जो खुद ही अपीयर हो गया उसको उसने कह दिया कि अकाउंटेड फॉर एज, मींस उसे एक सिंगल इफेक्ट शायद ले लिया हमने, कुछ सिंगल इफेक्ट अगर लिया होगा तो सस्पेंस अकाउंट आया। तो दोबारा प्रॉपर कंसंट्रेशन पे करो, किसको कहां ले गए हम, पैसों के मिलने को हम सस्पेंस अकाउंट में ले गए। चला इसको भी लिख के करते हैं, जगह थोड़ी भी कितनी जगह है। नहीं मैंने मतलब तीनों लिखना चाह रहा हूँ, हुआ क्या है होना क्या था, तो जरा थोड़े शॉर्ट वर्ड्स में चाहे लिखते हैं, या पहले लिखवा दें अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। बताएं रिक्वायर्ड एंट्री क्या थी। बैंक डेबिट, अमाउंट, बैड डेट्स डेबिट, सॉरी बैंक चार्जेस डेबिट। 6 कैसे आया, नहीं 2% कैसे आया, 294 डिवाइड बाई 98। अच्छा इंटू 2 करके बैंक चार्जेस भी आ जाएंगे, और इंटू 100 करके बैंक बैड डेट्स भी आ जाएंगे। तो मैंने ये 2 करके जरा 6 निकाल लिया, और फाइनली बैड डेट्स क्रेडिट 300। जी पोस्टेड बनाए, बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कितने से, 294। वाइंड अप।
ये लिख के करना, ये 2 लिख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन बनानी चाहिए। अगर जगह महसूस करें कम है तो काइंडली जरा, अगर थोड़ा छोटा करके लिखा ना पॉसिबल ठीक है, लेकिन इतना छोटा ना हो बाद में नजर नहीं आए। मेरे ख्याल में से मैंने 5-6 लाइनें कहीं तो आमने सामने करके लिखते हैं, मतलब जगह बन जाएगी लेफ्ट से राइट की तरफ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? ये फाइनली रेक्टिफिकेशन है थी, बैड डेट्स क्रेडिट हो गए 300 से, बैंक चार्जेस डेबिट हो गए 6 से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गए 294। क्या शायद रिकॉर्ड हो गया था, बैंक रिकॉर्ड हो गया था, बैड डेट्स और बैंक चार्जेस रहते थे, ठीक है। बहरहाल ये आई होप ये क्लियर है कि जब हम ये 3 एंट्रीज लिखते हैं तो उनमें से फाइनली कौन सी होती है जो एग्जामिनर के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहिए होती है। चलें जी, अभी एंट्रीज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट पेज पर बनाना क्या है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है प्लीज, कोशिश करें अब सही तरह चीजें हो जाएगा। प्लस माइनस की गेम है, डेबिट क्रेडिट का खेल है, बिजनेस नहीं पता है। नॉल्टर एस्टेब्लिशमेंट, जी लिखें, सिर्फ रेक्टिफाइंग लिखनी वही लिखें, ये तो सिर्फ समझने के लिए बताया। अगर डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री तक पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली वही लिखनी चाहिए। एंट्रीज का सिर्फ पर्पस ये था कि हम सही रेक्टिफाइंग एंट्री तक पहुंच जाए। जी सर, साथ साथ रहें सर। क्या करेंगे अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के लिए, कहाँ से शुरू करेंगे? जो गिवन फिगर्स है वहां से शुरू करेंगे और अपने एडजस्टमेंट्स देख लेंगे, जहां जहां एडजस्टमेंट्स उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अच्छा, हमने हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनानी है, एग्जामिनर की मर्जी हो जैसे मर्जी बनाई जाए। हमने फाइनली कैसे बनानी है, सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स, एस करंट एसेट्स, प्रॉपर हेडिंग के साथ सब कुछ होगा। जी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स आ गया, करवा दिया करेंगे, सबसे बेस्ट है। गिवन फिगर बताएं, 22590, कहाँ से देखा है, क्वेश्चन में से। अब वर्किंग्स में जाए, हाँ जी, अब आपने ढूंढना ही है और ढूंढते ढूंढते फिर आपने उन हेड्स को टिक लगा देना है जो हम पिक कर लेंगे, ताकि दोबारा फिर उन पर नजर ना पड़े। ये फिक्स्ड एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट है? नंबर 1 कौन सी है, प्लस करूं या माइनस? प्लस 2500 हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं इसमें एक माइनस भी होना है, डेप्रिसिएशन नहीं यार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से क्या होना है, एसेट ने कम होना है। तो कहां कहां टिक लगाया आपने, प्लांट के डेबिट पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट पे। डेप्रिसिएशन के डेबिट पे भी टिक नहीं लगाया, वो एक्सपेंसेस में शायद इफेक्ट आएगा उसका।
जी आंसर बताएं 24840। तो क्या किया करेंगे, गिवन फिगर उठाएंगे और एडजस्टमेंट ढूंढेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक है, करवाएं एडजस्टमेंट। नहीं फिर स्टार्ट कहां से लें, 15320 ढूंढना है, फिर प्लस माइनस है -1320। किसको टिक किया आपने, स्टॉक क्रेडिट, आंसर 14,000। जी ट्रेड रिसीवेबल्स 19730, बिल्कुल ठीक है, हम हिम्मत करें आगे, ऊपर से नीचे तक सारा देखें, माइनस से प्लस, -640 ढूंढे, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल वाली एंट्री में मिल गया, और नीचे अभी होगी शायद एंड में एक एंट्री हुई है, प्लस या माइनस, माइनस क्यों, डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, दो क्रेडिट्स है नहीं डेटर्स में, आंसर 18586, ठीक है। जी नेक्स्ट वन, ड्राइंग्स ड्राइंग्स कहाँ याद करवाएंगे, जब हम कैपिटल की तरफ पहुंचेंगे तो ड्राइंग्स का इसको कुछ नहीं। हाँ यकीनन कैश एंड बैंक नजर आ रहा है, लेकिन सम टाइम्स अपनी एडजस्टमेंट ढूंढे, हो सकता है हमने कुछ नया एसेट क्रिएट किया हो, ढूंढे किया हुआ, हाँ जी, जो पहले नहीं आ रहा था हमारी एंट्रीज में अपीयर हुआ। जी मिला कोई, प्रीपेड इंश्योरेंस ढूंढे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, तो ये 350 क्यों पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा हुआ था, तो ये हमारी एडजस्टमेंट से अपीयर हुआ है, डन हो गया। ये कैश एंड बैंक, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है ढूंढा, 3850 प्लस या माइनस, -500 इज इक्वल टू 3350। वैसे भी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए काफी दफा मेरा ख्याल आपके पास सामने आ गई है कि करंट एसेट्स का स्टार्टिंग पॉइंट पहले स्टॉक ही रखें और एंडिंग पॉइंट कैश है, तो इसलिए मैंने बीच में कैश से पहले आपसे प्रीपेड पूछा था, ठीक है, बाकी चीजें अगर ऊपर नीचे होने उसका इफेक्ट नहीं है, स्टार्टिंग बोलने क्या है और एंडिंग क्या है, टोटल होता रहेगा, छोड़ने आगे चले। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखूं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहां से शुरू करो, ओपनिंग कैपिटल के अंदर कोई एडजस्टमेंट आती, कितनी फिगर आ गई, 32240, देन क्या इसमें ऐड होना, प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट आपकी, प्रॉफिट में आपकी कोई एडजस्टमेंट है सर, कितनी है, ठीक ठाक ही है, जहां इनकम और एक्सपेंसिव इफेक्ट हुए प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। मेरा ख्याल है इसको वर्किंग्स में आ जाए, थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, वैसे तो यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं हम, लेकिन जरा थोड़ी सी हेडिंग जरा लिख के करना ताकि सारी एडजस्टमेंट सामने आ रहा है। प्लीज टेक इट एज अ फाइनल वी नाउ, करेक्टेड प्रॉफिट, कभी एडजस्टमेंट किए पहले आपने, कहां से शुरू होती है एडजस्टमेंट, नहीं मतलब अभी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कहां से शुरू करो, अनएडजस्टेड कहां अवेलेबल है सवाल में,
और एडजस्टमेंट्स कहाँ है, रजिस्टर में, और हम प्लस माइनस करके भी गेम खत्म करने लगे इंशाल्लाह। तो गिवन प्रॉफिट कितना है? 9360। डेबिट है क्रेडिट है? आपके पास 5 मिनट है, जरा खुद से करें। जर्नलिस्ट कर लिया आपने? जी जरा आपसे आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बोल नहीं रहा था यार, खुदा के लिए यार जरा यार, आप कर रहे थे काम, मैं समझा आप डिस्टर्ब होंगे मेरी आवाज से, इसलिए मैं खामोशी से कर रहा था यार। सर यार जब आपकी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो एक एडजस्टमेंट सवाल में भी है जिसको हमने शायद लिखा इसलिए नहीं क्योंकि सीधी नजर आ रही थी। देख लें जरा, पूरी करें, एक फिगर जरा ढूंढने और। नहीं इस वक्त आवाज सही है नहीं जरा आपसे? जी ठीक ठीक हो। ये जो मेरी एडजस्टमेंट से कंडीशन देखिए कि सही है जिसने करनी है। यस सर। आप करें जी कंप्लीट, सोचा कहीं गलती से ना डरा करें, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जी कोई नहीं, अब्दुल रकीब साहब आप जाके जी एक फिगर कम रह गई है, बल्कि दो कम है। ड्राइंग्स भी तो है, ड्राइंग्स भी तो प्रॉफिट के अंदर माइनस होनी है या प्रॉफिट आके माइनस होनी है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड है शायद, डिस्काउंट रिसीव मिल जाएगी कहीं से? वो उसने करंट लाइबिलिटीज में लिखी हुई है डिस्काउंट रिसीव, वरना कि उसे कहाँ लिखना चाहिए था प्रॉफिट में। प्लस करूँ या माइनस, क्रेडिट करूँ डेबिट करूँ? बिल्कुल ठीक है जी, अपने प्लस माइनस छोड़ें, डेबिट क्रेडिट कर लें। जी कोई कंफ्यूजन सर? ठीक हो गई सारी, कंफर्टेबल हो गया प्लस माइनस से, मतलब डेबिट क्रेडिट की स्टोरी से कंफर्टेबल है? तो गिवन प्रॉफिट से फाइनली करेक्टेड प्रॉफिट आ गया 5174, ठीक है।
सिर्फ आपको प्रॉफिट ठीक करते हुए देखना क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें आनी है और वो डेबिट होके आ रही है क्रेडिट होके आ रही है, उसकी लिस्ट बना लें। इन चीजों को देखना भी नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नहीं है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनका प्रॉफिट लॉस से ताल्लुक नहीं। ये ठीक है प्लीज। ये डिस्काउंट रिसीव कौन से आ गया? सॉरी यार, सवाल से आ गया। ये डिस्काउंट रिसीव ही आ गया सवाल में, गिवन 480 डिस्काउंट रिसीव 480। ये सस्पेंस अकाउंट नहीं लिया आपने यहाँ? सस्पेंस अकाउंट होना नहीं चाहिए। ये प्रॉफिट फाइनली क्या आ गया? 517 वाइंड अप करें। प्रॉफिट ऐड हो गया, आगे क्या होता है? लेस ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स ढूंढे कहाँ है? सवाल में गिवन है, लेकिन गलती से कहाँ पहुंची हुई है? करंट एसेट्स में। तो वहां से 1400 तो उठा ली है, लेकिन मेरा ख्याल है इस 1400 में एक एडजस्टमेंट है। ढूंढने से ढूंढे 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 200 और कहाँ मिल गए? वर्किंग्स में एंट्री हुई, डेबिट हुई हुई, ड्राइंग्स डेबिट हुई हुई। 1400 कहाँ से लिया मैंने? पर्सन में से 200 कहाँ से लिया? वर्किंग्स में से। फाइनली 1600 शायद ड्राइंग्स हो गई। जी प्रॉफिट की फिगर्स फाइनल कर लें। तो अगर आगे पीछे रह गया तो कहीं मिल जाए यहाँ से। आप लोग प्रॉफिट इकट्ठा ठीक करें, आगे चलें। कर लेंगे मेरे ख्याल। करें करें ना सर, किस चीज का मतलब? ये तस्वीरें बनाने का मतलब लिख लें सर, मैं इंतजार कर लेता हूँ। तस्वीरें तो आपको पता है कौन सा नंबर हो गया, पता नहीं। बारह सर जी, ये गेम जो है ना, ये सीए इसकी स्टडीज की जो गेम है, ये है साथ साथ पहले दिन से लेके आखिरी लम्हे तक, जब तक पेपर कंप्लीट ना हो जाए और एग्जामिनर पेपर लेना जाए, उस वक्त तक की गेम है ये। वरना तो ये कभी लगता है ये शुरू हो गया, कभी लगता है फिजिक्स बीच में आ गई, कभी केमिस्ट्री, और कभी पता भी नहीं चलता कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो गया बीच में। काफी अरसे से कुछ लोग ये महसूस है क्या हो रहा है आजकल। शुरू तो ये अकाउंटिंग क्लास में लगता था कि अकाउंटिंग शुरू हुई है। तो पहले दिन से लेके, पहला दिन कौन सा होता है? पहले दिन से लेके आखिरी लम्हे तक, जब तक पेपर ना हो जाए, ये मिशन होना है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसके शॉर्टकट्स पॉसिबल नहीं है। महीने में कर लूंगा, आखिर में कर लूंगा, 5-6 सवाल हर टॉपिक के मिल जाएंगे, मैं ढूंढ के कर लूंगा, कर लीजिएगा वो भी, लेकिन होता नहीं है। साथ साथ प्लीज, आपको तंग करना मकसद नहीं है, एग्जामिनर असल में बहुत तंग करता है, तो उस तंगी से बचने के लिए आपको तंग करने की आदत डालने की कोशिश करता हूँ। जी सर, टोटल करना 35814। आगे बढ़े सर। ट्रेड पे लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स में कोई एडजस्टमेंट करते रहे? हाँ जी, एक एडजस्टमेंट शुरू में हुई थी 17332 प्लस या माइनस? प्लस माइनस कैसे पता चली जा रहा है? सोच के सीधी तरह, और कैसे? लायबिलिटी है, प्लस हो रही है। अदर पेबल्स की एक फिगर लिखी हुई है। अच्छा, आप ढूंढ रहे, आपकी सारी एडजस्टमेंट इस वक्त तक हो गई हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट अभी हो नहीं सकी। ढूंढे जरा कहीं, मैंने कहा था टिक लगाएं। इट इज कंपलसरी, इट इज कंपलसरी, ताकि पता चले क्या रह गया। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, ढूंढे अपनी वर्किंग्स में, एक एडजस्टमेंट को भी टिक नहीं लगा हुआ। नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को नहीं लगा, या बैंक को नहीं लगा? बैंक को लग गया हुआ, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्यों नहीं लगा हुआ, जरा सोचें। ये प्लस होना है या माइनस होना है? नहीं, ये एक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक डेबिट अमाउंट है, ये माइनस होनी थी। किस में से? लाइबिलिटीज में से। अगर तो अलग हेड नजर आ जाता एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो यकीन उसमें से माइनस हो जाना चाहिए था 500 ही। लेकिन अलग से अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, अलग से एडवांस फ्रॉम कस्टमर नजर नहीं आ रहा। तो अगर अलग से अब नजर नहीं आ रहा तो फिर कहाँ मौजूद होगा? अदर पेबल्स में, लाइबिलिटीज में होगा या एसेट्स में होगा? यार ये तो एडवांस है,
एडवांस लिया हुआ, वो ये डेबिट हो रहा है। हमने रिवर्स किया हुआ, हमने रिवर्स क्यों किया हुआ है? सवाल देके बताएं। ये चेक डिसऑनर हुआ होगा, ये लायबिलिटी क्रेडिट हुई होगी, हमने डेबिट की हुई है। और अदर पेबल्स में से क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि अदरवाइज कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सारी टिक लगाने का मकसद ये था कि अगर कोई एंड में रह जाए तो आप फिर उसका डिसीजन ले सकें कि उसे कहाँ एडजस्ट होना। तो क्या लाइबिलिटीज में से माइनस होना है, प्लस होना है? लेकिन लाइबिलिटी अलग नहीं आ रही, इसलिए फिर अदर पेबल्स में से ही माइनस कर सकते हैं। फाइनली आंसर बता दो जी, ऑनेस्ट आपको पास में रहेगी 2180। ठीक है, वो आपको और बता रहे हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाली एडजस्टमेंट समझ आ गई है? ये 500 के साथ ना लिख लें जरा, ये बाद में भी अगर रिवाइज करेंगे तो बाद में भूलना जाएगा। ये 500 कौन सा आया हुआ? एडवांस टू कस्टमर है या फ्रॉम कस्टमर है? चलिए अल्लाह का नाम लेंगे, टोटल करें। हाँ जी ठीक है, अगर आपने लाइबिलिटी से टोटल किया वो भी कर सकते हैं। फाइनल ग्रैंड टोटल से कर। मैं एक सेकंड इधर आपके सामने फिगर सारी कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो मैंने लिखी है। अगर कोई आगे पीछे रह गया तो चेक कर लीजिए मेरी फिगर। ठीक है, ये टोटल बता दो। 61126। अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम में कभी ये टोटल बराबर ना आया तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करेंगे, अगला सवाल करेंगे। कभी भी दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कोशिश करेंगे। ये क्या हुआ ये एग्जामिनर इंशाल्लाह फिर खुद देखेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अगर ये मैच हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर मैच ना हो तो कभी भी दोबारा सवाल एग्जाम में नहीं देखना, पूरा पेपर करेंगे। एंड में अगर टाइम बचा हो तो 2-4-5 मिनट रह गए तो फिर देख लीजिएगा। दोबारा कभी भी दिल बहुत करना, मैं जरा चेक कर लेता हूँ, हरगिज़ वहां चेक नहीं करना। अगर ये सवाल 100% ठीक हो भी गया तो इसके मैक्सिमम 15-16 नंबर होंगे, लेकिन 15 नंबर अगर आपने लिए 3 घंटों में तो एक सवाल ठीक नहीं करना। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो है, कैश फ्लो का सवाल हम तरतीब से करने की कोशिश करेंगे। एंड में मैच ना हुआ तो हम अगला सवाल करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब मैच होना चाहिए असूलन, लेकिन कोई भी मिस्टेक प्लस माइनस की भी अगर हो जाएगा, सपोज आपका सारा सवाल सही है लेकिन ये टोटल करते गलती हो रही है, फिर भी मैच नहीं करेगा। तो अब हमें नहीं पता कहाँ गलती हुई है, तो उस गलती को ठीक करने में जितना टाइम वेस्ट होगा उसकी बजाय हम नया सवाल करेंगे। तो ये कभी भी जहन में ना आए कि जो गलत हो गया मैं सही कर लूँ। ये इंशाल्लाह अल्लाह के वाले, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। कोई टोटल की गलती हुई होगी और टोटल की गलती से कुछ नहीं होता। एग्जामिनर खुद देखेगा, उसने भी आपसे इतने सारे पैसे लिए, पेपर की कितनी फीस ले रहा हूँ, तो फिर बाकी वो चेक करेगा। हम इंशाल्लाह और सवाल करेंगे, अगला करेंगे। अगर एंड में सारे क्वेश्चंस के बाद कोई टाइम बचे, जिसका कोई चांस वैसे नहीं है, लेकिन अगर बच जाएगा तो देख लेंगे, वरना एंड में जैसे हम देखेंगे एग्जामिनर आ रहा हमारी तरफ तो हम दुआ पढ़ेंगे, मौला अब ये तेरे हवाले है, उसको पकड़ा देंगे और हम रिलैक्स होकर वापस आ जाएंगे। और अगर ये आखिरी पेपर है फिर उसके बाद हम 1-2 दिन रिलैक्स कर लेंगे, फिर हम आगे सोचेंगे अब क्या करना है। और इसको 1.5 महीना हम भूल जाएंगे ये क्या हुआ, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। ठीक है सर, मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह आप लोग। एक ऐसी बीच में बात अचानक आ गई। ये सर एक क्वेश्चन कल आपको दिया था नहीं, मतलब वो कहाँ शुरू कर लिए? कर लें उसमें, एक आध दिन तक उसे कंप्लीट करना, उसको डिस्कशन उसमें रखनी है। इनके पास नहीं क्वेश्चन तो कम से कम करा। वॉल्यूम 1 एक सेकंड नहीं कर रहा है, बल्कि एक पहले जो अब एक मेरा ख्याल काफी क्वेश्चंस हो गए, कुछ ना कुछ यूज तो हो गए स्टोरी से। एक क्वेश्चन रखें जरा, पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन होमवर्क रखा है। पेज नंबर 152 पे बी एंटरप्राइजेस के नाम से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना पेज नंबर 147 पे है। ये जिस तरह टिमोथी में नहीं रिक्वायरमेंट थी, जरा पढ़ें टिमोथी 147।
उसी तरह की कुछ एडजस्टमेंट्स इसमें भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी वही हो, और रिक्वायरमेंट लेकिन वही है। तो शायद एक नजर अगर तिमोथी रिवाइज करके इसे ट्राई किया जाए, इट शुड नॉट टेक मोर देन हाफ आवर है, ठीक है। सेकेंडली एक दो क्वेश्चन जरा कैश फ्लो के और करने हैं जी। वॉल्यूम 1 का एक है, वॉल्यूम 1 पेज नंबर नोट कर लो। पेज नंबर 331 में, पेज नंबर 331 पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होल्ड करने का मकसद ये था कि इस क्वेश्चन में दो गलतियां हुई हैं। अभी तक जो हमने कैश फ्लो के सवाल किए हैं, कैश फ्लो वर्ड याद है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी होती थी, एडजस्टमेंट्स नीचे दी हुई हैं, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, हमने कैश फ्लो निकालनी है। लेकिन ये क्वेश्चन होल्ड डाउन करने का मकसद ये था कि जरा हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थोड़ा सा पढ़ लें। इसमें दो गलतियां भी हैं कैश फ्लो के अंदर, तो इसमें यकीनन एक दो जगह पर शायद इशू आएगा, लेकिन इसे स्टार्ट किया जा सकता है। वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 331 है। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो कल मैंने क्वेश्चन दिया वो कहां तक पहुंचा है ओवरऑल। जिन्होंने किया होगा मैक्सिमम हो जाना उसने, इसका इशू नहीं है, लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं, पहला टाइम उसी को दें। सेकेंडली फिर ये जो मैंने रेक्टिफिकेशन का सवाल कहा इसको दें। तो ये जो कैश फ्लो का सवाल दे रहा हूँ ये इस वक्त थर्ड प्रायोरिटी पे है, तो परसों मैं डिस्कस करूंगा इसे। कल तक के लिए किस चीज का टाइम है, जो क्वेश्चन है और जो रेक्टिफिकेशन का सवाल है, कल या कल शाम तक, कल परसों फिर कैश फ्लो तक पहुंचने की कोशिश करें। इसमें मेरी कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूरी है, ठीक है जी। कल से अब टाइमिंग मैं फाइनली डिसाइड कर लेता हूँ। कल से आप लोग फ्री हैं? क्लास की टाइमिंग में आपकी जरा दोपहर को इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि जो FA2 वाले नौजवान हैं उनकी दोपहर को क्लास अभी रहती है, तो अगर मैं आपकी क्लास को सेकंड टाइम रख लूँ तो कोई इशू तो नहीं? उनकी असल में रखनी चाहता था वैसे तो मैं सेकंड टाइम, लेकिन वो उनकी जरा दोपहर को पहले कोई क्लास चल रही है अभी, तो उनकी फिर मैं सुबह रख लूंगा, तो आपकी फिर 2 बजे रख लेता हूँ। कॉस्ट में फिर कॉस्ट की इससे पहले रख लेंगे, ठीक है। अब नहीं कॉस्ट की पहले रखेंगे, नहीं एट टाइम बस रखेंगे, बीच में आप जब थक देंगे तो बता दीजिएगा, ब्रेक कर लेंगे। 2 घंटे 2-2.5 घंटे क्लास रख लेते हैं, बस कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितनी जल्दी अब कंप्लीट हो जाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा टाइम और देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को टाइम देना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक स्टोरी रहती है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कुछ हो ही गया, लेकिन ये जो 7 क्वेश्चन जो चल रहे हैं इनको आपने मेरे कंप्लीट करना। एक कैश फ्लो का रह गया, शायद एक कैश फ्लो का और है, तो अगले 2-3 दिनों में ये क्वेश्चन बस कंप्लीट करेंगे साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो 2 बजे रख लेते हैं, 2 बजे से थक जाएंगे तो जाएंगे इंशाल्लाह, जब आप थक जाएंगे तो ब्रेक कर लेंगे। हाँ असर पढ़ के सबसे बेस्ट है वैसे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे यार आप बेफिक्र। तो कल से इंशाल्लाह फिर 2 बजे, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं सुबह की क्लास पे डेफिनेटली नहीं है, 2 बजे बस 2 बजे से ऑनवर्ड्स एक ही क्लास रखता है, सुबह क्लास नहीं है, नॉर्मल वाली नहीं है। कल से इंशाल्लाह 2 बजे मुलाकात होगी, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट? बाकी ये जो बाकी कुछ हजरात मुझे मुसलसल ये पूछ रहे हैं रिवीजन प्लान कब मिलेगा, तो आपको पता है ये जो मैं रोज सवाल दे रहा हूँ ये रिवीजन प्लान है, ये क्या मजाक मेरे साथ मुसलसल हो रहा है? तो रिवीजन प्लान को रट्टा लगाना। कल इंशाल्लाह 2 बजे मुलाकात होगी सुबह के टाइम, नॉर्मल क्लास नहीं, इंशाल्लाह 2 बजे कल मुलाकात होगी। कॉस्ट का लेकिन 11 बजे रखूंगा, कॉस्ट वालों को कॉस्ट को 11 से 1 तक करने के घंटे की ब्रेक रख लेंगे बीच में, नमाज की जोहर की ब्रेक रख लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये अच्छा जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था वो करने के आपके पास बेटा नहीं है, तो कल दोपहर तक का टाइम है, तो कल तक कर लें ताकि साथ साथ खत्म हो जाए चीजें, ठीक है। जो अगर इश्यूज है उसमें, वैसे अगर सही तरह करेंगे ना, इशू है उसमें कोई नहीं, बोरिंग कॉस्ट है, IAS 40 है, अच्छी रिवीजन हो जाएगी सारी, ठीक है। ट्राई करें जरूर। अल्लाह हाफिज़।